ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, मैं पंडित गिरीश तिवारी आज आपके सम्मुख दो वीडियो प्रस्तुत करूंगा। सर्वप्रथम जो मैं वीडियो आप लोगों के सम्मुख दे रहा हूं, यह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी एक समस्या को उत्पन्न करता है। वह है कि कुंडली खोलने के बाद व्यक्ति को यह कैसे पता लगे कि उसकी कुंडली किस लग्न की है। बहुत ही सुंदर विषय है और समझने वाला विषय भी है। मैंने आपको बताया था कि हमारी जो राशियां हैं वो 12 राशियां हैं और 12 ही हमारे लग्न भी होते हैं। लग्न की उत्पत्ति जो होती है वह व्यक्ति के सूर्य के प्रभाव को देखते हुए कि सूर्य किस समय कहाँ चल रहा है, उस स्थिति पर जो है लग्न की हम गणना करते हैं। और चंद्रमा किस नक्षत्र पर भ्रमण कर रहा है उसके आधार पर हम राशियों की जानकारी लेते हैं। बहुत ही सुंदर विषय है ये ज्योतिष शास्त्र को समझने के लिए। एक प्रकार से इसको आप जिस प्रकार अंग्रेजी में ABCD होती है उसी प्रकार हिंदी में वॉवेल्स वगैरह होते हैं, अ आ इ ई उ होता है। इसी प्रकार से ज्योतिष के अंदर में भी यह एक विशेष गणना है। अगर आपने लग्न को देखना है किसी भी कुंडली को खोलने के बाद, तो सर्वप्रथम आप देखेंगे कि वहां पर अंक कौन सा लिखा है जो कुंडली का प्रथम भाव है। अगर वहां अंक लिखा है 1 तो वह मेष लग्न की कुंडली हो जाएगी। 1 अगर अंक लिखा है, और अगर अंक लिखा है 2 तो वृष लग्न हो जाएगा, और अगर अंक लिखा है 3 तो मिथुन लग्न हो जाएगा, अंक लिखा है 4 तो कर्क हो जाएगा, अंक लिखा है 5 तो सिंह लग्न हो जाएगा, अंक लिखा है 6 तो कन्या लग्न हो जाएगा, और अंक लिखा है 7 तो तुला हो जाएगा, अंक लिखा 8 तो वृश्चिक राशि हो जाए, वृश्चिक लग्न हो जाएगा, अंक लिखा है 9 तो धनु लग्न हो जाएगा, और अंक लिखा है 10 तो मकर लग्न हो जाएगा, अंक लिखा है 11 तो कुंभ लग्न हो जाएगा, और अंक लिखा है 12 तो मीन लग्न हो जाएगा। यानी इसकी एक पूरी सीरीज है 1 से लेकर 12 तक, और 12 ही लग्न होते हैं। बहुत ही सुंदर विषय और समझने वाला विषय भी है। अब मेष लग्न का जो प्रथम भाव में अगर अंक 1 लिखा है, मेष लग्न है, तो उस घर का जो मालिक है वो मंगल देव है। और अगर अंक 2 लिखा है तो समझिए कि आपके घर, आप जो है किस घर के मालिक हैं? शुक्र के हैं। 3 लिखा है तो आप बुध के घर के मालिक बन जाते हैं। 4 लिखा है तो आप जो है चंद्रमा के हो जाते हैं। 5 अगर लिखा है तो यह सूर्य का घर है, और 6 लिखा है तो यह भी बुध का ही घर माना जाता है। 7 अगर लिखा है तो यह भी जो है शुक्र का घर माना जाता है। 8 अगर लिखा है तो यह मंगल का घर माना जाएगा। 9 अगर लिखा है तो यह बृहस्पति का घर माना जाएगा। 10 अगर लिखा है तो यह शनि का घर माना जाएगा, और 11 लिखा है तो यह भी शनि का घर माना जाएगा, और अंक अगर 12 लिखा है तो यह बृहस्पति यानी गुरुदेव का घर माना जाता है। तो इस प्रकार से आपको, और यही इनके इष्ट भी कहलाते हैं।
यह आपको मैंने 1 से लेके 12 तक संपूर्ण जानकारी जो है लग्न के बारे में आप लोगों के सम्मुख रखी है। अब यह तो मैंने आपको लग्न के बारे में विशेष जानकारी दी है। अब हम आपको देंगे कि आपकी राशि क्या है। यह भी एक बड़ा विशेष, कुंडली खोलते समय व्यक्ति को ये नहीं पता लग पाता है कि मेरी राशि कौन सी है। तो जिस प्रकार से मैंने आपको 1 से लेकर 12 तक अंक बताए हैं, इसी प्रकार 1 से लेकर 12 अंक तक राशियों के भी अंक होते हैं, जिसमें प्रथम राशि मेष राशि होती है, दूसरी राशि जो वृष होती है, तीसरी कर्क है, चौथी राशि जो है आपके कर्क राशि हो गई, 5वीं जो है सिंह राशि, 6ठा धनु राशि और 7वां तुला राशि, 8वां वृश्चिक राशि और 9वां धनु राशि, 10वां मकर राशि, 11वां भी 9वां भी 10वां भी कुंभ राशि और 11वां भी कुंभ राशि और 12वां जो है आपकी अंतिम जो है मीन राशि कहलाती है। कभी कभी शब्दों का थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए इसमें कोई विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बाकी बात को समझिए, हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं। अब आपने कुंडली भी खोली, सब कुछ देखा, और अब आपको इसमें यह देखना पड़ेगा कि मेरे जो कुंडली में जो अंक लिखे हैं वो 1 से लेकर 12 तक के ही अंक लिखे होते हैं। अब आपने देखना है कि चंद्रमा किस अंक में बैठा है, और सीरीज मैंने आपको बताई दी है। मेघ, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, यानी 12 राशियां हो गई और 12 ही इनके अंक हो गए। अब ये देखना है आपको कि आपका जो चंद्रमा बैठा है वो कौन से स्थान पर बैठा है। क्या वो 1 नंबर पे चंद्रमा बैठा है तो आपकी मेष राशि हो जाएगी। अगर वो 5 नंबर में बैठा है तो आपकी सिंह राशि हो जाएगी। अगर वह 4 अंक में बैठा है तो आपकी कर्क राशि हो जाएगी। अगर वह 10 अंक में बैठा है तो आपकी मकर राशि हो जाएगी। और अगर वह 11वां में बैठा है तो आपकी कुंभ राशि हो जाएगी। और 12वें में अगर बैठा है तो आपकी मीन राशि हो जाएगी। तो इस प्रकार से जहां अंक लिखा है उस अंक के हिसाब से ही आपका चंद्रमा देखना है कि चंद्रमा आपका किस स्थान पर बैठा हुआ है। अगर आपने इतना कर लिया तो समझो कि आपने ABCD पूरी सीख ली। ये ज्योतिष का पहला नियम है, क्योंकि लग्न का और राशि का दोनों का अपने में अलग अलग महत्व है। तो लग्न से सूर्य का प्रभाव देखा जाता है और नक्षत्रों के आधार पर चंद्रमा का और राशि का प्रभाव देखा गया है। यह ज्योतिष का एक नियम बतलाया गया है। मेरे को आशा है कि शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी व्यक्ति को इसके उपरांत भी समझाने के बाद भी कहीं पर कोई समझ में बात नहीं आती है तो वह मुझसे संपर्क कर सकता है, या संपर्क तो नहीं मैं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ वह मैसेज भेज के पूछ सकता है। और उसी के आधार पे ही, लग्न के आधार पे ही उसके इष्ट भी हैं कि किस घर में वो बैठा है, वही उसका इष्ट है। क्योंकि जो जिसके घर में बैठेगा उसका मालिक तो वही होगा ना। तो जिसके स्थान पर जो घर का अंक आएगा वही उसका इष्ट कहलाएगा। अगर शनि के घर में बैठा है तो शनि उसका इष्ट है, बृहस्पति के घर में बैठा है तो बृहस्पति उसका इष्ट है, सूर्य के घर में बैठा है तो सूर्य उसका इष्ट है,
चंद्रमा के घर में बैठा है तो चंद्रमा उसका इष्ट है, और जहाँ बैठेगा, और शुक्र के घर में बैठा है तो शुक्र उसका इष्ट है। तो जन्म पत्रिका के अंदर में कुछ स्थानों पर कुछ ग्रहों को दो घरों की या दो स्थानों की जगह दी हुई है, और उस पर ही संपूर्ण ज्योतिष निर्भर करता है कि आपकी कुंडली कहाँ बैठी है और किस घर में बैठी है। क्या वो मित्र ग्रह में बैठी है या शत्रु ग्रह में बैठी है? क्या यहाँ पर वह ग्रह जो बैठा है वो उच्च का है या नीच का है? ये भी बहुत समझने वाली बात है। तो इस प्रकार से मैंने आपको ज्योतिष के बारे में आज राशि कैसे पता करें उसके बारे में भी समझाया, और लग्न कैसे पता करें उसके बारे में भी समझाया। तो लग्न से व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का विवरण लिया जाता है, और राशि से उसके जीवन में होने वाली घटनाओं के विषय में ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी, और बने रहिए। मैंने आपसे कहा था कुछ ना कुछ विद्या है, इसे अध्ययन करने में कोई हर्जा नहीं है। ये कोई भी आदमी अध्ययन कर सकता है और करना भी चाहिए, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान रसरी आवत जाल सर्व प्रदा। जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसका ज्ञान उतना ही विस्तृत और विशाल हो जाता है। यही सृष्टि का नियम है। अगर आप चलते रहेंगे तो आपके पैरों में कभी भी थकावट नहीं आएगी। आप चलते रहेंगे, और अगर आप बैठ जाएंगे तो फिर आप चल नहीं पाएंगे। तो इसलिए विद्या भी मस्तिष्क में इस तरह से धारण करनी चाहिए कि ताकि उस पर जो है धूल ना जमे। जितना उस पर रिसर्च करोगे, जितना उस पर सोचोगे, अमल करोगे, उतना आपका जीवन का संपूर्ण अध्ययन बढ़ता ही चलेगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में। मैं ये नहीं कहता हूँ ज्योतिष शास्त्र में ही आप लोगों ने आना है। अगर आप साइंस में जानना चाहते हैं, साइंस में करिए। जिस भी विषय पर आपकी रुचि हो, और ये रुचि भी हर आदमी को प्रभु की प्रेरणा के द्वारा ही प्राप्त होती है। मेरा तो अपना जीवन का अनुभव यही कहता है। क्योंकि अगर मैं आपसे कहने लग जाऊं कि आप एक अच्छा संगीतकार बन जाओ, अच्छा ढोलक बजाने वाला बन जाओ, अच्छे बाजा बजाने वाले बन जाओ, या अच्छा नृत्य करने वाले बन जाओ, तो आप नहीं बन सकते। क्योंकि जिसके अंदर में प्रभु ने जो प्रेरणा देनी होती है वह उसे जन्मजात ही मिल जाती है। कई लोगों के गले के स्वर इतना सुंदर होता है कि उसके बारे में हमने क्या वर्णन करना। आप भी गाने सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ, और कई लोगों को इतनी ऊंचाई पर इतना बड़ा बड़े साइंटिस्ट, इंजीनियर बना देता है कि उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये सब प्रभु की कृपा है, और प्रभु की कृपा के साथ साथ में इसमें सारा खेल ग्रहों का भी है। इसीलिए जो है ज्योतिष शास्त्र के अंदर में ग्रहों को विशेष महत्वता दी गई है, क्योंकि ग्रहों के आगे स्वयं परमात्मा की भी नहीं चलती है। और ग्रह आदमी को मिलते हैं उसके कर्मों के हिसाब से। वह उसी समय में, उसी टाइम पर, उसी समय में जन्म लेता है। जिस प्रकार मृत्यु का कोई पता नहीं है कब किस स्थान पर मृत्यु आ जाएगी, उसी प्रकार से आदमी के जीवन में पैदा होने का भी एक निश्चित समय नहीं है। वह अपनी गति, अपने कर्म को लेके आता है। अब सबसे बड़ी, ये तो मैंने आपको ग्रहों के बारे में बताई। अब सबसे बड़ी बात है कि इन ग्रहों की उपासना की किस प्रकार जाए। तो मेरा तो जितने भी पृथ्वी पर रहने वाले आदमी, चाहे वो किसी भी धर्म का है, अगर उसको कुंडली पता है नहीं है तो भी वह 9 ग्रह मंत्रों का जप करे। क्योंकि ये 9 ग्रह जो मंत्र हैं, 9 ग्रह जो हैं, ये किसी की जायदाद नहीं है। ये समस्त मानव के लिए है, चाहे इसमें कोई किसी भी धर्म का क्यों ना हो। ये ग्रह सब पर अपना प्रभाव दिखाते हैं, चाहे वो लंदन रहे, फ्रांस रहे, अमेरिका रहे, इंडिया में रहे, पाकिस्तान में रहे, कहीं भी रहे, ग्रह तो उसको अपना चक्र में हमेशा अपने हिसाब से कार्य कराते हैं।
अब इसके लिए एक सटीक मंत्र एक ही है जिसको सबको करना चाहिए, जिससे जीवन सुखमय और आनंदमय बन जाए, और वो है 9 ग्रह मंत्र। देखो, तुम किसी को भी मानते हो, किसी भी धर्म के हो, जिसको मानते हो उसका सबसे पहले नाम लो, उसके बाद उसका नाम लीजिए जिन्होंने आपको पैदा करके इस पृथ्वी पर छोड़ा है। तदोपरांत आपको प्रतिदिन जब तक आप जीवित हैं एक माला 9 ग्रह मंत्र की जप करनी चाहिए 108 बार, और वो मंत्र है ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुचस्य शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। हे समस्त ग्रह, हे ब्रह्मांड में विचरण करने वाले ग्रह, तुम्हारे पास अपार शक्ति है, और अगर मेरे से जाने अनजाने में कोई पूर्व जन्म में या इस जन्म में कोई गलती हो गई है तो उसको किसी न किसी रूप से जो है मेरे जीवन के कष्ट जो आ रहे हैं उसमें जो है ना आने दें। इतनी कृपा तो प्रभु हे ग्रहो तुम मेरे ऊपर बनाए रखना, ताकि मेरा जीवन सुखमय चले। ये नहीं है मेरे बेटों के लिए क्या होगा, मेरे बच्चों के लिए क्या होगा। हमें बच्चों बेटा, आदमी स्वयं अकेला आया है और अकेले ही जाना है, उसे अपने कर्म अपने हिसाब से ही सुधारने पड़ेंगे। कुछ तो फल उसको इसी जन्म में मिल जाते हैं, और जो नहीं कर पाता है उसको फिर पुनर्जन्म लेके फिर दोबारा से इस पृथ्वी पर आना पड़ता है, उसके बाद ही उसको मुक्ति मिलती है। तो जिस प्रकार का आदमी कर्म करता है उसी प्रकार से उसी देश में वह जन्म भी लेता है। और मैंने पहले भी आपको कहा है, आज फिर कह रहा हूं कि आप जो भी पृथ्वी पर विचरण कर रहे जितने भी मानव, दानव, दैत्य, पशु, पक्षी जो भी हैं, आप केवल एक ग्रह से आए हुए व्यक्ति नहीं हैं। आप ब्रह्मांड के अनेक जगह, ब्रह्मांड में से कहीं से भी आए हुए हो सकते हैं। अब इसके लिए इतने बड़े कि आप कहाँ से आए हैं, क्या आपका जीवन रहा है पिछला, जबकि आप कई बार कहानी में से फलाने का ऐसा जीवन है, ऐसा जीवन रहा है, तो यह आपको ज्योतिष के माध्यम से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि ज्योतिषाचार्य ज्योतिष के मामले में श्रेष्ठ होना चाहिए। और मैं पहले भी बोलता हूं, ये ज्योतिष विद्या कोई धनोपार्जन का मसला नहीं है। ये व्यक्ति के जीवन को कैसे संपूर्ण रूप से उत्तम बना सकता है उस विषय में ज्ञान की प्राप्ति करवाता है। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। कभी कभी लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा उपदेश देना भी जरूरी है, और अगर जो किसी को ज्योतिष की सटीक जानकारी होती है तो वह तो हर आने वाले पल के बारे में, क्षण क्षण के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे सकता है। और उसके लिए तो कोई विशेष साधक ही होगा, वही आपको ये विद्या प्रदान करेगा और वही इस विद्या के बारे में आपको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कराएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मैं आपसे कभी नहीं कहूँगा कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मैं तो सिर्फ आपसे ये कहता हूँ, ज्ञान जो है, मैं भी नहीं चाहता कि इस ज्ञान को बक्से के अंदर बंद करके जो हमारे पिताश्री छोड़ गए थे, मैं आप लोगों के सम्मुख प्रकट कर देता हूँ। और इसे हासिल कीजिए, मेरी वीडियो देखा करें, आपको ज्योतिष के प्रखंड विद्वान बन जाएंगे। एक ऐसे विद्वान बन जाएंगे कि आप कहेंगे कि हाँ, वास्तव में ज्योतिष भी अपने में एक विद्या है। आज कौन राजा बनेगा, कौन रंक बनेगा, किसका व्यापार उठेगा, किसका व्यापार गिरेगा, किसे नुकसान होगा, किसे फायदा होगा, किस प्रकार का देश का वातावरण रहेगा, किस प्रकार का संसार का जो है आने वाला समय रहेगा, इसकी समस्त जानकारी जो है आप ज्योतिष के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि आप उसके लिए कितने योग्य पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का अमूल्य समय भी लिया। समय तो हमारे पास भी नहीं है, पर फिर भी
हमारे पिताजी हमें बोल गए थे कि जो ज्ञान तुम्हारे अंदर में है, चाहे जितना ही है, बड़ा या छोटा, उसको समस्त मानव को देना ही एक श्रेष्ठ ब्राह्मण का कर्तव्य है, और मैं उसी कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। धन्यवाद।